हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारे चैनल से रिलेटेड सारी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आज के हम इस वीडियो में देखेंगे उत्तर प्रदेश की जो यूपीएसआई है दोस्तों, या एएसआई की जो वैकेंसी आई है, उसके लिए हमारा हिंदी का जो सिलेबस है, हिंदी का जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेबस है, यानी उत्तर प्रदेश एसआई की बात करें तो हिंदी 40 नंबर की पूछी जाएगी और एएसआई में 50 नंबर की। यानी उत्तर प्रदेश के जितने भी एग्जाम्स आने वाले हैं दोस्तों, सभी में हिंदी कंपलसरी है, हिंदी मस्ट है। तो हिंदी का ये हम टोटल वीडियो ये सीरीज चल रही है। इसमें हिंदी के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उससे उन टॉपिक को कवर किया जाएगा पहले, फिर उसके बाद उन टॉपिक के जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस, उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम कंसीडर करेंगे। सो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने सभी पढ़ने वाले दोस्तों के पास शेयर करें ताकि कुछ बच्चे कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं तो वो ऑनलाइन घर बैठे आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए हम इंपॉर्टेंट देखेंगे। इसमें हिंदी के हर एक पॉइंट को कवर किया जाएगा। आपको ये छोटे मतलब पॉइंट सिंपल हैं, क्वेश्चन सिंपल हैं, लेकिन पढ़ना कंपलसरी है क्योंकि एग्जाम में इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं आज के हमारे इस वीडियो में। देखेंगे हम विराम चिन्ह के बारे में। कुछ विराम चिन्ह होते हैं दोस्तों, कैसे उनका यूज होता है, उसका क्या मतलब होता है, कब कौन सा चिन्ह यूज किया जाता है, कि ये यूज क्या करना चाहिए, इससे रिलेटेड ये वीडियो है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा। मोस्ट लास्ट में कुछ एमसीक्यू भी कंसीडर किए गए हैं दोस्तों। तो चलिए देखते हैं विराम चिन्ह के बारे में। दोस्तों आप सभी को पता है विराम चिन्ह क्या है। विराम का मतलब होता है रुकना। जब आप किसी को बोलते हैं कि आप रुकिए, इसका मतलब वो विराम विराम चिन्ह यूज करने का मतलब आप कुछ कोई शब्द या कोई वाक्य बोल रहे हैं तो वहाँ पे कुछ समय या कुछ पल के लिए रोक रहे हैं। तो कुछ विराम का अर्थ होता है दोस्तों रुकना या ठहरना। आप कभी भी किसी वाक्य को लिखते अथवा बोलते समय बीच में कहीं थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है, जिससे भाषा आपकी जो है स्पष्ट हो जाए, अर्थात भावपूर्ण हो जाए, जो आप बोल रहे हैं उसका कुछ मतलब निकले। ऐसे नहीं एक लाइन में आप बोलते चले जाएं, कहीं पे रुके ही ना एक सांस में, तो उसका कुछ मतलब नहीं निकलता। तो इसलिए विराम चिन्ह का यूज किया जाता है दोस्तों। विराम का मतलब तो आप सभी को पता है रुकना या ठहरना होता है। तो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट विराम चिन्ह है जिनके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं। अब कोई भी भाषा, अगर कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा है तो कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए रुकता है, या फिर अगर आप किसी से कुछ पूछते हैं तो उसके लिए क्या कौन सा चिन्ह यूज करना चाहिए, या कभी आप ऐसा कुछ देखते हैं जिससे अरे ओ आह की आवाज़ या कुछ भी आए, तो दोस्तों क्या करते हैं उसके लिए कौन सा चिन्ह यूज करना चाहिए, या कुछ पल के लिए समय कोई सब वाक्य बोल रहे हैं तो कुछ पल के लिए आप रुकें तो वहाँ पे कौन सा चिन्ह यूज करना चाहिए। तो इस टाइप के कुछ बहुत सारे कुछ विराम चिन्ह हैं। जैसे अगर उनकी संख्या की बात करें तो टोटल 11 विराम चिन्ह है दोस्तों। टोटल कितने विराम चिन्ह हैं? 11 हैं। सभी हम विराम चिन्ह के बारे में, सभी चिन्हों के बारे में जानेंगे, एक एक करके सभी को पहले देखेंगे कैसा है। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ताजमहल किसने बनवाया। दोस्तों इसका मतलब क्या है? किसने बनवाया, कुछ पूछा जा रहा है, यानी प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहा है, यानी इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। अभी आप पीछे आगे वाली वीडियो में देखेंगे, आगे देखेंगे कैसे है प्रश्नवाचक चिन्ह होता है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें प्रॉपरली वीडियो को देखेंगे हर एक प्रॉपर चिन्ह को। चलिए देखते हैं। तो ताजमहल किसने बनाया, कैस कौन सा प्रश्न, कौन सा चिन्ह लगेगा दोस्तों, इसके लिए हम जानेंगे। श्याम आया है तो कौन सा चिन्ह यूज किया गया है, सभी चिन्ह के बारे में पता करना होना चाहिए आप सभी को। चलिए देखते हैं एक एक करके दोस्तों। तो मुख्यतः अगर हम हिंदी में विराम चिन्हों की संख्या की बात करें तो टोटल दोस्तों 11 हैं। टोटल 11 विराम चिन्ह हैं। जैसे पहला है अर्धविराम। अगर आप किसी भी वाक्य को बोलते हैं तो अर्धविराम है। पहले नाम देख लीजिए, फिर उसके बाद एक एक को हम डिस्क्राइब करते हैं प्रॉपरली कौन कौन से चिन्ह हैं दोस्तों। अर्धविराम आता है जिसको हम इस तरह से दिखाते हैं, यानी चिन्ह को इस तरह से डिनोट करते हैं। अर्धविराम वाले चिन्ह को दोस्तों दिखाने के लिए अगर आप पहले बिंदी लगाएंगे, फिर उसके बाद एक हल्का सा कामा लगाएंगे। उसके बाद पूर्ण विराम आता है। तो दोस्तों पूर्ण विराम के लिए हम क्या करते हैं, एक पाई खींच देते हैं, उसका मतलब पूर्ण विराम होता है। उप विराम है, अगर आप कोई वाक्य लिख रहे हैं तो आप दो बिंदी रख देंगे, इसका मतलब उप विराम हो गया दोस्तों। अगर प्रश्नवाचक चिन्ह, मैंने पहले ही बताया प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो आप क्या करते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह के पीछे ऐसे इस तरह का यानी साइन चिन्ह बना देते हैं, तो इसे कहते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे आप किसी से कुछ प्रश्न पूछते हैं तो उसके आगे ये चिन्ह लगाते हैं। उसी तरह अगला है, पांचवा है अल्प विराम दोस्तों। अल्प विराम का मतलब होता है छोटा सा कॉमा लगा देना, अल्प विराम हो गया। इतना बड़ा भी नहीं, छोटा सा दोस्तों अल्प विराम होता है। उसके बाद विस्मय बोधक होता है दोस्तों। उसके बाद एक पाई खींचिए, उसके बाद नीचे लगा दीजिए। तो सभी चिन्हों को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी एग्जाम में
पिछले उत्तर प्रदेश के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, अगर हिंदी है उस एग्ज़ाम में, यानी उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम में हिंदी तो कंपलसरी होती है दोस्तों, तो सभी में इन चिन्ह से रिलेटेड 2 नंबर के क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस तो आते ही हैं। तो दोस्तों इन 2 नंबर को मिस नहीं करना, क्योंकि एक एक नंबर से ही आपकी रैंक डिसाइड करती है, आपका सिलेक्शन डिसाइड करता है। तो देखते हैं, अल्प विराम हो गया दोस्तों, इसी तरह विस्मय बोधक भी चिन्ह होता है, उदाहरण चिन्ह होता है, संयोजक चिन्ह होता है, या विवरण चिन्ह होता है, किसी चीज़ का विवरण देते हैं। जैसे विवरण देते हैं कि ये चीज़ें हैं इंडिया में, ये हैं ये कौन कौन सी नदियां हैं, तो अगर आप देना चाहते हैं तो विवरण देते हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती। तो कुछ लिखने से पहले विवरण का ये विवरण चिन्ह यूज करते हैं। कोष्टक तो आप जानते हैं, किसी का उदाहरण देना हो तो कोष्टक का यूज करते हैं। और लाघव चिन्ह है दोस्तों, तो लाघव चिन्ह है किसी कोष्टक का मतलब वहाँ पे यूज किया जाता है, जैसे दोस्तों अगर कोई शब्द आपने लिखा, उसकी मीनिंग कंप्लीट नहीं हो पाई है, तो आप कोष्टक ब्रैकेट में लगाकर उसका पूरा नाम लिख देते हैं। तो इसको दूसरी भाषा में भी क्या कहते हैं, उस वहाँ पे हम कोष्टक का यूज करते हैं। लाघव चिन्ह जो होता है दोस्तों, लाघव का मतलब होता है, जैसे अगर आप बता देते हैं, भी आगे देखेंगे, लाघव चिन्ह का मतलब होता है जैसे अगर कुछ बड़े बड़े वाक्य होते हैं, जैसे अगर दोस्तों आप देखते हैं डॉक्टर लिखा होता है कहीं पे, तो इसका मतलब ये नहीं होता, ना पूरा वाक्य न लिख कर आप डॉक्टर के आगे ऐसे लिख देते हैं, तो इसको कहते हैं लाघव चिन्ह। तो दोस्तों लाघव चिन्ह है, लाघव का मतलब बिंदी नहीं, इनफैक्ट ऐसे सर्किल होता है, जैसे सर्किल होता है तो इसको क्या कहते हैं, लाघव चिन्ह कहते हैं। जैसे कोई भी आप लिखते हैं इंजीनियर, तो ऐसे ई और उसके आगे बिंदी लगा देते हैं, डॉक्टर लिखते हैं तो ऐसे लिख देते हैं। इन चिन्ह को दोस्तों कहते हैं लाघव चिन्ह, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए हम एक एक करके सभी का उदाहरण देखते हैं। सभी पहला आता है हमारा अर्धविराम। तो दोस्तों अर्धविराम क्या है, अर्धविराम का मतलब आधा विराम, जहाँ पूरा पूर्ण विराम की अपेक्षा कम देर तक रुकना पड़े। दोस्तों जैसे होता है कोई शब्द, आप जैसे यहाँ पे वाक्य लिखा भी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, जहाँ जहाँ पूर्ण विराम की अपेक्षा कम देर तक रुकना पड़े, देखिए यहाँ पे यूज कर लिया गया है, तो कम रुकना पड़े, वहाँ पे हम अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। अर्धविराम का प्रयोग करते हैं तो दोस्तों याद होना चाहिए, अर्धविराम कहते हैं। यानी कभी वाक्य, आप कुछ वाक्य बोल रहे हैं तो कुछ ही समय के, कुछ पल के लिए रुकना पड़े वहाँ पे, यानी पूर्ण विराम की अपेक्षा कम रुकना पड़े, वहाँ पे हम अर्धविराम का यूज करते हैं। अर्धविराम यानी आधा विराम होता है, ध्यान दीजिएगा, आधा विराम होता है। क्लियर? तो आई होप क्लियर हो गया होगा। जहाँ पे पूर्ण विराम की अपेक्षा कम देर तक रुकना पड़ता है, वहाँ पे हम अर्धविराम का चिन्ह यूज करते हैं। कौन सा चिन्ह बनता है दोस्तों, ये वाला चिन्ह बनता है, यानी आप बिंदी रखेंगे, उसके नीचे हल्का सा कॉमा लगा देंगे तो इसे कहते हैं अर्धविराम। चलिए अगले आता है सेकंड पॉइंट आता है दोस्तों पूर्ण विराम। तो दोस्तों पूर्ण विराम, जहाँ एक बात, आप कोई बात किसी से बात करते हैं या कोई सेंटेंस बोलते हैं, कोई वाक्य बोलते हैं, अगर वाक्य पूरा हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो वहाँ पे आप पूर्ण विराम का चिन्ह लगाते हैं। जैसे सीता स्कूल से आ रही है, तो सीता इसको पूरा आपने वाक्य बोला, सीता स्कूल से आ रही है, तो आपने क्या लगाया, लास्ट में पूर्ण विराम लगा दिया। इसी तरह मोहन स्कूल को चला गया, तो उसके बाद आपने क्या बताया कि पूर्ण विराम लगा देंगे। और दूसरा अगर कोई सेंटेंस बोलना चाहते हैं, तो जैसे राम ने खाना खा लिया, तो दोस्तों क्या कहेंगे, राम ने खाना खा लिया। तो दोस्तों क्या करेंगे, खा लिया, तो यहाँ पे आप कौन सा साइन यूज करेंगे, तो दोस्तों कौन सा लगाएंगे, कंप्लीट हो गया सेंटेंस, देखते हैं वाक्य पूरा हो गया, तो यहाँ पे हम पूर्ण विराम का साइन लगाएंगे, यानी एक लाइन खींचेंगे, उसे कहते हैं पूर्ण विराम। तो आई होप समझ में आ गया होगा आप सभी को। चलिए देखते हैं, आगे आता है उपविराम। दोस्तों उपविराम कुछ नहीं, 2 बिंदी लगी होती है, कहाँ पे यूज करते हैं, जब किसी कथन को अलग दिखाना हो दोस्तों, तो वहाँ पे उपविराम का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, विज्ञान वरदान या अभिशाप। दोस्तों देखिए, किसी एक वाक्य को, जब किसी कथन, अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं, उसको दूसरे वाक्यों से अलग दिखाना है, तो वहाँ पे हम क्या उपविराम का यूज करते हैं। उपविराम यूज करने का मोस्ट तरीका क्या होता है दोस्तों, आप कुछ नहीं, 2 बिंदी लगा देंगे, यानी ऊपर नीचे 2 बिंदी लगती है। यानी जैसे यहाँ पे लिखा गया है विज्ञान, तो आप विज्ञान को देख रहे हैं, अलग दिखा दिया गया है, वरदान या अभिशाप को अलग कर दिया है, लास्ट में वाक्य कंप्लीट हो गया है, तो यहाँ पे एक पाई खींची गई है, जिसका मतलब है पूर्ण विराम, यानी कंप्लीट, वाक्य कंप्लीट हो गया यहाँ पे, तो पूर्ण विराम का साइन लगा। और यहाँ पे हमने लगाया कौन सा, अर्धविराम का साइन लगा, यानी उपविराम का साइन लगा दिया। दोस्तों देख सकते हैं, उपविराम का साइन लगा। तो जो भी है, जब किसी वाक्य को अलग दिखाना हो, दूसरे वाक्यों से हटकर दिखाना हो, तो वहाँ पे हम उपविराम का साइन यूज करते हैं, उपविराम का चिन्ह यूज करते हैं दोस्तों। क्लियर? चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला है दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह। जब आप किसी से कुछ प्रश्न पूछते हैं, तो वहाँ पे कौन सा चिन्ह लगाते हैं, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक का उपयोग सवाल पूछने के बाद किया जाता है, तो और बनता कैसे, आपने बताया हंसिए की तरह बनता है, तो दोस्तों आप ऐसे बना सकते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे बना हुआ है, तो तुम्हारा क्या नाम है,
क्या करते हो। तो आप हर जगह जब कोई भी प्रश्न किसी से पूछते हैं तो उसके लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। अगर वाक्य कंप्लीट नहीं हुआ है यानी आपको संशय है, सामने वाले का रिप्लाई भी चाहिए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। क्लियर हो गया? आई होप प्रश्नवाचक, इस चिन्ह को क्या कहते हैं दोस्तों, प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। याद रखना है, चिन्ह दिया जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसको क्या कहते हैं, तो प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। अगला आता है दोस्तों अल्प विराम चिन्ह। अल्प विराम मतलब जो होता है जहाँ थोड़ी देर रुकना पड़े दोस्तों, वहाँ पे अल्प विराम लगता है। देख सकते हैं, जैसे मैंने बोला जहाँ थोड़ी देर रुकना पड़े उसके बाद अल्प विराम लगा, वहाँ अल्प विराम का चिन्ह यूज किया जाता है। जैसे टेबल, फिर कॉमा, फिर इसे हम कॉमा कहते हैं दोस्तों, हिंदी में बात करें तो कॉमा भी कहते हैं या अल्प विराम भी बोलते हैं। कुछ समय रुकना पड़े, टेबल, कुर्सी, पंखा, चेयर, बोर्ड, फोन। तो जहाँ पे कुछ समय के लिए रुकना पड़े, एक वाक्य बोला आपने, कुछ समय रुके, फिर दूसरा वाक्य बोलना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको क्या यूज करना पड़ता है दोस्तों, अल्प विराम का साइन यूज करना पड़ता है। ये कुछ नहीं, ये कॉमा होता है, कॉमा लगा देते हैं। जैसे कोई भी वाक्य मैंने बोला तो जैसे तो वहाँ पे क्या होगा, राम राम चला गया, चला गया बिना खाए, बिना खाए। तो दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे देखिए हमने कॉमा लगाया, यानी क्या होगा, अल्प विराम का यूज किया है। तो दोस्तों जहाँ पे कुछ देर रुकना पड़े वहाँ पे अल्प विराम का चिन्ह यूज किया जाता है। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। तो पांचवा चिन्ह क्या था, अल्प विराम। छठा देखते हैं दोस्तों विस्मय बोधक। विस्मय बोधक चिन्ह ये ऐसे ही होता है दोस्तों, जब आप कभी क्या करते हैं, विस्मय यानी हर्ष, बहुत उत्साहित हो जाते हैं, या फिर कभी चिंता में हो जाते हैं, शोक में आ जाते हैं, या किसी चीज़ से घृणा करते हैं, या प्रेम प्रसंग के बारे में कुछ बोलते हैं, तो वहाँ पे क्या करते हैं, विस्मय बोधक, लोग उत्साहित हो उठते हैं, तो वहाँ पे कौन सा साइन चिन्ह यूज किया जाता है दोस्तों, विस्मय बोधक। विस्मय बोधक में कुछ नहीं होता दोस्तों, ये बंद के एक लाइन, उसके नीचे एक बिंदी रहती है। तो विस्मय बोधक का मतलब होता है जब कभी आप हर्ष यानी उत्साहित, शोक, घृणा, प्रेम आदि भावों का प्रकट करने वाले शब्दों के आगे इनका प्रयोग करते हैं दोस्तों। जब कभी भी आप इन इन शब्दों का इन विस्मय बोधक चिन्ह का हम यूज कहाँ पे करेंगे, कहाँ पे यूज किया जाता है दोस्तों, जब कभी आप किसी भाव को प्रकट करना चाहते हैं, जैसे वो चाहे विस्मय भाव हो, हर्ष हो, शोक हो, घृणा हो या प्रेम, तो आप वहाँ पे विस्मय बोधक सब चिन्ह का यूज करते हैं। जैसे वाह, तो आप क्या यूज करेंगे, विस्मय बोधक। अरे, अरे, तो वहाँ पे आप विस्मय बोधक यूज करेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जैसे अगर आप लिखते हैं, अरे वाह हो गया, अरे, तो यहाँ पे आप विस्मय देख सकते हैं, विस्मय बोधक, वाह तुम धन्य हो। तो यहाँ पे तो लास्ट में तो पूरा वाक्य कंप्लीट हो गया, तो पूर्ण विराम हो गया, लेकिन वाह के बाद क्या कौन सा चिन्ह यूज किया गया दोस्तों, विस्मय बोधक। हरे भगवान, अरे भगवान, जिसे कहते नहीं, ये लोग कहते हैं हरे भगवान, तो हरे के आगे क्या लगाएंगे, यहाँ पे विस्मय बोधक चिन्ह लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा, विस्मय बोधक चिन्ह लगाएंगे। तो विस्मय बोधक चिन्ह कहाँ पे यूज किया जाता है दोस्तों, जहाँ पे शोक, घृणा या प्रेम आदि कुछ भावों को प्रकट करना हो, वहाँ पे विस्मय बोधक चिन्ह लगाते हैं। अगला आता है दोस्तों उदाहरण चिन्ह। उदाहरण चिन्ह मतलब क्या होता है, जहाँ पे आप किसी भी एग्जाम्पल यानी उदाहरण देना चाहते हैं, किसी वाक्य को बोलकर उदाहरण देना चाहते हैं। इस कथन को जैसे जैसे आप किसी कथन को क्या करते हैं, ज्यों का त्यों उद्धृत करने के लिए उदाहरण या अवतरण चिन्ह करते हैं। जैसे इन्वर्टेड कामा लगा देते हैं दोनों साइड में, इसके बीच में कुछ भी लिखते हैं, तो इसे ही कहते हैं दोस्तों उदाहरण चिन्ह। क्लियर हो गया होगा आई थिंक। देख सकते हैं जैसे पराधीन सपने हो सुख नाही, पराधीन सपने हो सुख नाही, इसमें क्या करते हैं दोस्तों, उदाहरण के तौर पे दिखाया गया है, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे उदाहरण चिन्ह यानी क्या कहते हैं इसे, इन्वर्टेड कामा। आपने तो नाम भी सुना होगा, इन्वर्टेड कामा का यूज करते हैं, तो इंग्लिश में तो इन्वर्टेड कामा कहते हैं, बट इसे क्या कहते हैं, उदाहरण चिन्ह कहते हैं दोस्तों। आपके भी किसी भी वाक्य को लिखने के लिए यानी नोटिफाई करते हैं, तो उसको इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखते हैं, तो इसे ही कहते हैं उद्धरण चिन्ह। ध्यान दीजिएगा, उद्धरण चिन्ह कहते हैं यानी किसी कथन को ज्यों का त्यों उद्धृत करने के लिए, जैसा कथन है उसको वैसे ही लिखने के लिए आप उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। सातवां चिन्ह क्या था दोस्तों, उद्धरण चिन्ह था। आठवां आता है संयोजक चिन्ह। तो संयोजक चिन्ह तो आप जानते ही हैं, संयोजक का मतलब जब आप किसी चीज़ को दिखाते हैं, यानी दो शब्दों को एक साथ लिखते हैं, जैसे सुख दुख हो, माता पिता हो, दिन रात हो, यश अपयश, तन तन मन हो, मन धन हो। ठीक है दोस्तों, तो जैसे भी आप दो दो वाक्यों को एक साथ, माता पिता, सुख दुख, भाई बहन, तो आप क्या करते हैं, जैसे भाई लिखे आपने, फिर इसमें क्या होगा, संयोजक चिन्ह बहन लिखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे कौन सा चिन्ह यूज किया था, ये चिन्ह कौन सा है, यही है संयोजक चिन्ह। दोस्तों याद रखिएगा, संयोजक चिन्ह का कैसा किस टाइप का होता है दोस्तों, जब आप दो वाक्यों को एक साथ लिखते हैं, जैसे सुख दुख, यहाँ पे दिखाया गया है, सुख दुख दिखाया गया है, माता पिता दिखाया गया है, दिन रात दिखाया गया है, यश अपयश या फिर मन धन दिखाया गया है।
तो दोस्तों तन मन अगर बात करें, तन फिर क्या कौन सा चिन्ह यूज करेंगे, संयोजक चिन्ह, योजक चिन्ह यूज करेंगे दोस्तों, तन मन। तो दोस्तों यहाँ पे आप ये जो चिन्ह यूज करते हैं जो लाइन की तरह होता है, इसे ही कहते हैं योजक चिन्ह दोस्तों। इनका प्रयोग कहाँ पे होता है, कुछ कुछ शब्दों के बीच में संबंध दिखाने के लिए किया जाता है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। योजक चिन्ह क्या किसे कहते हैं दोस्तों, दो वाक्यों के बीच संबंध दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब अगला आता है दोस्तों नौवां, विवरण चिन्ह। ये विवरण चिन्ह क्या है दोस्तों, विवरण चिन्ह ये होता है जब आप किसी भी एग्जाम्पल देने लगते हैं, विवरण देने लगते हैं, जैसे भारत में कई बड़ी बड़ी नदियां हैं, तो आप क्या करते हैं उसके बाद में विवरण चिन्ह लगाते हैं। जैसे विवरण चिन्ह, आप दो बिंदी रखकर एक लाइन बीच में खींचेंगे तो क्या होगा, विवरण चिन्ह दोस्तों। ये लाइन थोड़ा सा दोस्तों पीछे होती है, यानी दो बिंदी रखे उसके बाद लाइन खींचे, विवरण चिन्ह। जैसे आप क्या करते हैं, दिखाना चाहते हैं भारत में कई बड़ी बड़ी नदियां हैं, तो कैसे, जैसे जैसे विवरण चिन्ह आप बनाएंगे, चिन्ह का साइन लगाएंगे तो दिखाएंगे गंगा, यमुना, सिंधु, नर्मदा, ताप्ती, बहुत, झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज, सभी नदियों के बारे में बताएंगे। तो आप क्या करेंगे, कौन सा चिन्ह वहाँ पे यूज करते हैं, विवरण चिन्ह। यानी आप देख सकते हैं यहाँ उदाहरण के पीछे कौन सा चिन्ह यूज किया गया है दोस्तों, तो कौन सा चिन्ह है दोस्तों, विवरण चिन्ह है। याद रखिएगा उदाहरण के पीछे कौन सा चिन्ह लगा है, विवरण चिन्ह। तो दोस्तों जब हम कभी भारत में कई बड़ी बड़ी नदियां हैं तो अल्प विराम के लिए देखते हैं दोस्तों कौन सा चिन्ह लगा है, यहाँ पे अल्प विराम लगा है। उसके बाद कौन सा हमने लगाया, विवरण चिन्ह। लास्ट में जो वाक्य कंप्लीट हो गया दोस्तों तो कौन सा लगाया, पूर्ण विराम। यानी कंप्लीटली वाक्य कंप्लीट होने के बाद पूर्ण विराम लगता है। तो विवरण चिन्ह जब प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, कुछ सूचक, कुछ निर्देश देने के लिए या कुछ आपको सूचक करने के लिए वहाँ पे विवरण चिन्ह का यूज किया जाता है। तो आई होप समझ में आ गया होगा विवरण चिन्ह दोस्तों। अगला है दोस्तों कोष्टक। कोष्टक का मतलब यही होता है दोस्तों, जब मैंने शुरू में बताया, जैसे आप किसी शब्द को लिखना चाहते हैं, यहाँ पे इस शब्द इसका प्रयोग आप देखते हैं, शब्द को ब्रेकेट, यानी शब्द किसी भी वाक्य को आप बोलते हैं तो उस वाक्य का पूरा पूर्ण मतलब दूसरी भाषा में भी हो सकता है, यानी उस वाक्य के जगह पे कोई दूसरा शब्द भी यूज कर सकते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, कोष्टक के अंदर बता देते हैं कि ये ऐसे लगते हैं। जैसे निरंतर, अब निरंतर का मतलब नहीं समझ में आ रहा है तो इसका मतलब होता है लगातार, तो हम कोष्टक चिन्ह के अंदर किसी भी वाक्य के दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं, दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं, उन शब्दों को, उन भावों को हम प्रकट करते हैं। जैसे निरंतर हमने कोष्टक चिन्ह लगा के यहाँ पे लगातार लिख दिया, यानी लगातार व्यायाम करते रहने से देह, शरीर, देह मतलब होता है, जैसे अब देह अब तो समझ में नहीं आया होगा किसी किसी को, तो देह का मतलब होता है शरीर, तो आपको कोष्टक चिन्ह लगाकर शरीर दूसरे भावों में हम उसको दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, यानी प्रस्तुत कर सकते हैं। तो आपको याद होना चाहिए कोष्टक चिन्ह का क्या होता है, कुछ नहीं, दूसरे शब्दों में, दूसरी भाषा में, एक शब्द को दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं उसको रिप्रेजेंट, उसको लिखने के लिए हम कोष्टक का यूज करते हैं दोस्तों। क्लियर। चलिए अगले पॉइंट पे और चलते हैं। सबसे लास्ट टॉप जो पॉइंट है दोस्तों, सबसे लास्ट चिन्ह कौन सा है दोस्तों, लाघव चिन्ह। ये लाघव चिन्ह ये बिंदी की तरह ना होकर दोस्तों कैसा है, ये थोड़ा सा ऐसे सर्किल की तरह, ओ की तरह बनता है, बट छोटा सा, देख सकते हैं यहाँ पे बना हुआ है। जैसे हम डॉक्टर लिखते हैं तो दोस्तों डॉक्टर लिखते हैं तो पूरा डॉक्टर ना लिख कर क्या कर देते हैं, हम डा लिख कर उसके आगे लाघव चिन्ह लगा देते हैं दोस्तों, तो ये हो गया डॉक्टर। उसी तरह प्रोफेसर ना लिख कर पूरा कर क्या कर देते हैं, प्रो लिख कर दोस्तों उसके आगे लाघव चिन्ह, यानी बिंदी रख देते हैं, सर्किल की तरह बना देते हैं, तो इसी को ही लाघव चिन्ह कहते हैं। लाघव मतलब लोप कर देते हैं, यानी आप क्या करते हैं, बाकी वाक्यों को लोप कर देते हैं, ध्यान देना। यानी किसी बड़े शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए हम प्रथम अक्षर लिखकर उसके आगे शून्य लगा देते हैं, उसी को ही कहते हैं लाघव चिन्ह। दोस्तों ध्यान दीजिएगा। तो लाघव चिन्ह कहते हैं, जैसे डॉक्टर लिख दिया या तो डा लिख कर उसके आगे हमने जीरो लगा दिया, शून्य लगा दिया, तो वो हो गया लाघव चिन्ह। इसे कहते हैं लोप चिन्ह या लाघव चिन्ह भी कहते हैं। प्रोफेसर हो गया, इंजीनियर हो गया दोस्तों, तो ई लिखा कर ऐसे लिख देते हैं, तो यही इसी चिन्ह को क्या कहते हैं दोस्तों, लाघव चिन्ह कहते हैं। आई होप सभी चिन्ह के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं, केयरफुली देखेंगे तो हर एक चिन्ह, इसके अलावा इसमें से हिंदी में चिन्ह से अलावा, इन चिन्हों के अलावा कुछ भी क्वेश्चन नहीं बनने वाले। इसके MCQ हम अगली वीडियो में अपलोड कर देंगे दोस्तों। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारे चैनल पे जो भी वीडियो आ सके, सब्सक्राइब एंड बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें। एंड हमें इसी सब्सक्रिप्शन से ही मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, आप सभी को हम वीडियो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।